8 जनवरी 2025 इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर मुत्तकी से दुबई में मुलाकात करते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी के बीच दुबई में हुई है मुलाकात। आखिर जो इंडिया कभी तालिबान के सख्त खिलाफ हुआ करता था, वो तालिबान के करीब कैसे आ गया? जो तालिबान कभी इंडिया के खिलाफ कांधार में इंडियन फ्लाइट IC-814 को घेर कर खड़ा था, वो कैसे इंडिया के साथ खड़ा हो गया? जो मुल्ला उमर तालिबान के जन्मदाता होते हैं, आज वही मुल्ला उमर के बेटे याकूब आखिर इंडियन ऑफिशियल से मुलाकात कर रहे हैं। ये बदलाव कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल 2025 इंडिया और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जो कई मिस्ट्री से भरी हुई है। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि इंडिया और तालिबान के बीच नए रिश्तों की धमाकेदार शुरुआत हुई है। जबकि फ्लैशबैक में इंडिया हमेशा तालिबान को लेकर अलर्ट ही रहा है। इंडिया ने कभी भी तालिबान की सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, फिर वो 1996 वाली सरकार हो या फिर अब 2021 वाली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंडिया तालिबान को कभी भी ऑफिशियली एक आतंकी ग्रुप भी नहीं कहता। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर मौजूद इस डॉक्यूमेंट में तालिबान का नाम नहीं मिलता है और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तालिबान और इंडिया के बीच कुछ ऐसा है जो दिखाई कुछ और देता है, सुनाई कुछ और देता है, जबकि असल में होता कुछ और है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा, जहां दोनों के बीच कई दिलचस्प मोड़ आए हुए हैं। साल 1996 अफगानिस्तान में तालिबान एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर बनकर उभरता है। करीब 5 साल तक सत्ता में रहते हुए तालिबान अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी और शरिया कानून की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना लेता है। कुछ लोगों की नजर में तालिबान के सख्त नियम सही थे, जबकि मैक्सिमम लोग इसके खिलाफ होते हैं। पाकिस्तान, जो कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों का पड़ोसी है, वो तालिबान को भरपूर सपोर्ट देता है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा अनस्टेबल ही रहे हैं। तालिबान के सत्ता में आने से पहले अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का कब्जा हुआ करता था और उस टाइम एक नाम बहुत फेमस हुआ, अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के पंजशीर वैली के रहने वाले हैं, जिन्हें लायन ऑफ पंजशीर भी कहा जाता है। 1980 डिकेड में अहमद शाह मसूद सोवियत के खिलाफ चल रहे गुरिल्ला वॉर में कमांडर होते हैं और उस दौरान वो काफी फेमस हो जाते हैं। सोवियत के जाने के बाद साल 1992 में पेशावर एकॉर्ड के तहत अहमद मसूद को अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। यहां तक अहमद मसूद और अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1996 में जब तालिबान सत्ता में आया तो अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ खड़े हो गए और तालिबान को खत्म करने, उसे पावर से हटाने के लिए एक अलग ग्रुप नॉर्थर्न अलायंस एस्टेब्लिश कर लिया। चूंकि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन हासिल था, जबकि नॉर्दर्न अलायंस को ईरान, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, यहां तक कि इंडिया भी उन्हें सपोर्ट दिया करता था। इंडिया का नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट देने के पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन थे, जैसे तालिबान की अपनी आइडियोलॉजी और उसका पाकिस्तान के साथ अच्छा तालमेल। इंडिया नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान की जमीन से इंडिया के लिए कोई नया खतरा खड़ा हो सके। चूंकि अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ थे और पाकिस्तान तालिबान के साथ था, इसलिए इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट देना शुरू किया। इंडिया अहमद मसूद को लेकर इतना पॉजिटिव था कि साल 2007 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करजई इंडिया विजिट पर आए। उस टाइम भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी होते हैं। दोनों लीडर्स ने दिल्ली में अफगान एम्बेसी के पास एक सड़क का नाम अहमद मसूद के नाम पर रख दिया, जिस पर उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था मसूद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेरर को समझा। वो इंडिया के भी दोस्त थे और उन्होंने फ्री अफगानिस्तान का सपना देखा था, जो अब पूरा हो चुका है। ये पहली बार था जब इंडिया में किसी सड़क का नाम किसी अफगानी के नाम पर रखा गया। लेकिन ये सिर्फ अहमद मसूद ही नहीं थे जिनके नाम पर इंडिया में सड़क का नाम रखा गया, बल्कि दिल्ली में कई सड़कों के नाम इंटरनेशनल पर्सनालिटी के नाम पर रखे गए हैं, जैसे स्वीडिश नेता ओलोफ पाल्मे, युगोस्लाव के नेता जोसेफ टीटो और अर्जेंटीना के हीरो जॉर्ज डी सैन मार्टिन के नाम पर भी रोड के नाम रखे गए हैं। हालांकि अहमद मसूद के नाम पर रोड का नाम रखना इंडिया के लिए उनकी अहमियत को दिखाता है, लेकिन असल में तो अहमद मसूद तालिबान के दुश्मन होते हैं। और 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 हमले के सिर्फ 2 दिन पहले तालिबान अहमद मसूद को मार देता है। अहमद मसूद जो तालिबान के दुश्मन और इंडिया के दोस्त थे, और ये एक मौका था जब इंडिया और तालिबान एक दूसरे के अपोजिट थे। एक का दुश्मन खत्म हुआ तो दूसरे का दोस्त चला गया। अहमद मसूद की कहानी काफी दिलचस्प है, जिसे फिर कभी
आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC-814 नेपाल काठमांडू से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करती है और जब वो प्लेन इंडियन एयर स्पेस में पहुंचती है तो 5 टेररिस्ट द्वारा उसे हाईजैक कर लिया जाता है। This is your captain speaking. I regret to inform you कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। हाईजैक करके प्लेन को पहले अमृतसर, फिर पाकिस्तान लाहौर ले जाया गया और फिर दुबई में लैंड करके 27 पैसेंजर्स को छोड़ दिया गया, जबकि एक को मार दिया गया और हाईजैकर्स फ्लाइट को दुबई से अफगानिस्तान के कंधार ले जाते हैं। उस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान पावर में होता है। तालिबान फ्लाइट को चारों तरफ से घेर लेता है और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। तालिबान हाईजैकर्स और इंडिया के बीच कम्युनिकेट करने में मदद करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो हाईजैकर्स को भी सपोर्ट देता है। उस टाइम इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती है और उन्हें मजबूरन 3 लोग जो इंडिया की जेल में बंद होते हैं, जिसमें मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना पड़ता है। हालांकि बाद में रिपोर्ट आती है कि हाईजैकर्स के तालिबान और अलकायदा से संबंध थे और बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया था। इंडिया की तरफ से छोड़े गए उन 3 लोगों को तालिबान ने अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें पाकिस्तान जाने दिया। ये एक और मौका था जब इंडिया और तालिबान के बीच एक और टकराव की वजह बन गया। इसके अलावा साल 1999 के एक और पॉइंट पर नजर डालें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन 1267 पास किया जाता है। इस रेजोल्यूशन के तहत तालिबान पर कई तरह के बैन लगाए गए, जिसमें एयर एम्बागो और फाइनेंशियल सैंक्शन भी शामिल थे। उस टाइम इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया था कि इंडिया ने इस रेजोल्यूशन यानी 1267 में एक्टिव रोल प्ले किया है। इसी साल 1999 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA में अफगानिस्तान पर एक खुली बहस रखी गई। इस बहस में ज्यादातर देशों ने तालिबान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। इंडिया ने भी अपने बयान में साफ कर दिया कि तालिबान के क्रिमिनल कंडक्ट रीजन की पीस और सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रही है। इंडिया ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में बैठे इंटरनेशनल टेररिस्ट और तालिबान के बीच एक खतरनाक गठजोड़ बना हुआ है जो तालिबान और ड्रग माफिया के जरिए से काम कर रहा है। इंडिया ने इंटरनेशनल स्टेज पर तालिबान के खिलाफ अपने स्टैंड को बार बार स्पष्ट किया और इस तरह तालिबान के फर्स्ट टेन्योर के दौरान इंडिया और तालिबान के बीच कोई तालमेल नहीं बन सका। ये पॉइंट्स दिखाते हैं कि कैसे इंडिया ने इंटरनेशनल स्टेज पर तालिबान के खिलाफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट फाइनली 9/11 अटैक के बाद अमेरिका तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से हटा देता है और तालिबान अफगानिस्तान के साथ एक लंबी जंग में उलझ जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान के हटने के बाद ऑफिशियल गवर्नमेंट की वापसी होती है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। इंडिया अफगानिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू करता है। अफगानिस्तान का हेरात शहर, जहां हरियाली धीरे धीरे खत्म हो रही थी, पानी की कमी से हेरात के जो किसान थे वो परेशान हो रहे थे। हेरात शहर की रातें इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से अंधेरे में डूबी रहती थी। साल 1957 में इस एरिया के लिए एक डैम बनाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई। साल 1976 में डैम बनाने के लिए एक अफगान फर्म को इसका काम सौंपा गया और उस अफगानी फर्म ने डैम बनाने के लिए एक इंडियन कंपनी वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड वेबकॉस, जिसे खुद इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन करती थी, उसे अपॉइंट कर दिया। लेकिन साल 1979 में जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उस वजह से डैम का काम नहीं हो सका। साल 1988 में वेबकॉस ने काम जारी रखने की कोशिश करी, लेकिन तब भी ये काम पूरा नहीं हुआ। साल 2013 में इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए $273.3 मिलियन की मंजूरी दी और फरवरी 2016 में डैम बनकर तैयार हो गया और इसे नाम दिया गया सलमा डैम, जबकि इसका ऑफिशियल नेम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखा गया। इस डैम की वजह से अफगानिस्तान के हेरात में 750 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की सिंचाई के लिए उन्हें पानी मिला और 42 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाने लगी। इसके बाद साल 2015 में जब अफगानिस्तान को एक नई पहचान की जरूरत थी, तब इंडिया ने उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और अफगानिस्तान के लिए एक नई संसद भवन का निर्माण किया। इंडिया ने अफगानिस्तान के गांवों और कस्बों में कई स्कूल बनाए, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। साल 2017 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर वहां के रूरल एरियाज को डेवलप करना शुरू किया। हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कई सुधार किए गए। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में पानी की कमी ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर इंडिया आगे आया और एक शहतूत डैम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस तरह तालिबान के जाने के बाद इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कई अहम काम होते हैं। अब इंडिया अफगानिस्तान में क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहा था, वो एक अलग रणनीति थी, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। तालिबान पर वापस आए तो जो तालिबान अमेरिका के साथ एक लंबी जंग में उलझा हुआ था, वो अब धीरे धीरे एक बार फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने लगता है। तालिबान के फर्स्ट टेन्योर में जो इंडिया तालिबान के खिलाफ अपना स्टैंड बनाकर रखता है, तालिबान के लिए इंडिया की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होता, उसमें अब
थोड़ा सा झुकाव दिखने लगता है। साल 2018 में रशिया के मॉस्को में अफगानिस्तान को लेकर एक समिट रखी गई, जिसमें पहली बार इंडिया तालिबान के साथ टेबल शेयर करता है। इंडिया की तरफ से 2 फॉर्मर एम्बेसडर अमर सिन्हा और TCA राघवन इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और तालिबान की तरफ से मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई उनके सामने होते हैं। हालांकि इंडिया की तरफ से तालिबान के साथ ये बातचीत ऑफिशियल नहीं होती, बल्कि इसे अनऑफिशियल रखा जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए कतर में दोहा पीस प्रोसेस के तहत कई मीटिंग्स होती है, जिसकी कई मीटिंग में इंडिया भी होता है। यहां तक कि साल 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच पीस एग्रीमेंट के टाइम पर बाकायदा इंडिया को इनवाइट किया गया था। इस तरह जो इंडिया तालिबान के साथ तालमेल में नहीं होता था, वो तालिबान के साथ उसके मीटिंग्स में जाने लगता है। हालांकि अगर आप गौर करो और जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करो तो आपको दिखाई देगा कि साल 1979 में सोवियत के अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद उससे लड़ने के लिए तालिबान बना और अफगानिस्तान से सोवियत को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने तालिबान की मदद करी। और जब तालिबान पावर में आया तो अमेरिका, जो तालिबान की ताकत बना हुआ था, वो खुद उसके खिलाफ खड़ा हो गया और सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद रशिया ने तालिबान के खिलाफ अहमद शाह मसूद के नॉर्थन अलायंस का साथ दिया था। उस पीरियड में इंडिया तालिबान के खिलाफ बाकायदा इंटरनेशनल स्टेज पर एक मजबूती से उसके खिलाफ बात कर रहा था। लेकिन बदलते टाइम के साथ जो तालिबान अमेरिका की मदद से सोवियत के खिलाफ लड़ रहा था, अब वही रशिया तालिबान को लेकर पीस समिट ऑर्गेनाइज करता है। मतलब जो दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन बन गए और जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए। जो हार्ड थे वो सॉफ्ट हो गए और जो सॉफ्ट थे यानी पाकिस्तान, वो अब तालिबान के लिए हार्ड हो गए। इस वीडियो में बताया हुआ है। इसलिए अगर कभी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक साथ मिलकर ईरान को मारने लगे तो उसमें हैरत की बात नहीं है। सब अपने अपने फायदे के हिसाब से अपनी पॉलिसी बदलते रहते हैं। खैर, तालिबान पर वापस आते हैं। 15 अगस्त 2021, जहां एक तरफ इंडिया अपनी आजादी का जश्न मना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान अमेरिका के भागने के बाद अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी कर रहा था। अफगानिस्तान में भयंकर डिस्प्लेसमेंट शुरू होती है। जो लोग तालिबान के कमजोर होने के बाद तालिबान के खिलाफ काम कर रहे थे, वो डर कर वहां से भागने लगते हैं। अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह के हालात होते हैं। लोग अफगानिस्तान से निकलने के लिए इस कदर परेशान होते हैं कि वो अमेरिकन फ्लाइट के लैंडिंग गियर तक में घुस कर बैठ जाते हैं और फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद नीचे गिरने लगते हैं। अफगानिस्तान में बदलते हालात को देखते हुए इंडिया वहां से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत करता है। और जो इंडिया अफगानिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था, अफगानिस्तान में एक मजबूत डिप्लोमेटिक मौजूदगी थी, उसे रातों रात जीरो कर दिया जाता है। मतलब तालिबान जब अफगानिस्तान की सत्ता में वापस आया तब तक इंडिया अफगानिस्तान से अपने सभी कनेक्शन को तोड़ चुका होता है। लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद यानी 31 अगस्त को इंडिया और तालिबान के बीच पहली बातचीत हुई, जिसमें कतर दोहा में तालिबान की तरफ से मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई कतर में मौजूद भारत के एम्बेसडर दीपक मित्तल से मुलाकात करते हैं और अफगानिस्तान में फंसे इंडियंस की वापसी पर बात होती है। साथ में दीपक मित्तल मोहम्मद अब्बास से कहते हैं अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से इंडिया के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हालांकि एक दिन पहले 30 अगस्त को UNSC में एक रेजोल्यूशन 2593 में भारत ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें कहा गया था अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने, हमला करने या टेररिस्ट को पनाह देने के लिए नहीं किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि जब तालिबान अफगानिस्तान में वापसी करता है यानी अगस्त 2021 में, उस टाइम UNSC की अध्यक्षता भारत के पास होती है और अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए UNSC की इमरजेंसी मीटिंग खुद भारत ने बुलाई थी। लेकिन भारत इस बार तालिबान को लेकर उतना स्ट्रिक्ट दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भारत तालिबान की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा, बल्कि भारत अपने हित को देखते हुए स्मार्टली मूव करता है। अब आता है साल 2022 और यह साल इंडिया और तालिबान दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया अफगानिस्तान में अपने टेक्निकल मिशन को रीओपन करने की बात कहता है। अफगानिस्तान में भारत के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की देखरेख के लिए एक डी फैक्टो एम्बेसी भी खोल दी जाती है। यहां तक कि फॉरेन मिनिस्टर के ज्वाइंट सचिव JP सिंह अफगानिस्तान विजिट पर भी जाते हैं। तालिबान इंडिया के इस मूव का स्वागत करता है और अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन अब्दुल कहर बल्की ने कहा था अफगानिस्तान में इंडियन डिप्लोमेट्स की वापसी और एम्बेसी को फिर से खोलना यह दिखाता है कि देश सेफ है और सभी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक राइट्स का सम्मान किया जाता है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद इंडिया की तरफ से यह पहली बार कोई ऑफिशियल विजिट होती है। हालांकि तालिबान इंडिया के बहाने दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था कि देखो हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है, इंडियन डिप्लोमेट्स वापस आ रहे हैं। खैर, यह सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे दोनों देशों के बीच रिलेशन में
कई बदलाव आता रहा। मार्च 2024 में एक इंडियन एम्बेसडर और उनका एक डेलीगेशन अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात करता है। उस डेलीगेशन में एक फीमेल दीप्ति झारवाल भी शामिल होती हैं। यहाँ तालिबान के लिए एक और अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि दीप्ति झारवाल की मौजूदगी तालिबान के फेवर में रही, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की फीमेल पॉलिसी को लेकर उसके खिलाफ खूब चर्चा हो रही थी। ऐसे में दीप्ति झारवाल के सहारे यहाँ भी तालिबान को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। खैर, नवंबर 2024 में जेपी सिंह एक बार फिर अफगान विजिट पर जाते हैं। इस बार वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी से नहीं, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब, एक्स प्रेसिडेंट करजई से भी मुलाकात करते हैं। भारत के लिए यह पहली बार था जब इंडिया की तरफ से कोई टॉप पर्सनैलिटी तालिबान के मुखिया मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे बड़े बेटे याकूब से मिल रहा था। आप गौर करो, जो मुल्ला उमर तालिबान को स्टेब्लिश करते हैं और इंडिया उनके अपोज में इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी आपत्ति दर्ज करता है, बदलते टाइम के साथ इंडिया मुल्ला उमर के बेटे याकूब से मुलाकात करता है। ये जियोपॉलिटिक्स वक्त के साथ कैसे बदल जाती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। 2022, 2023 और 2024 ये तीनों साल इंडिया और अफगानिस्तान में आपसी रिलेशन को दिन ब दिन मजबूत करते गुजर जाते हैं। और अब आता है साल 2025 और सामने आती है ये तस्वीर। 8 जनवरी 2025 इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद आमिर मुत्तकी से दुबई में मुलाकात करते हैं। यह पहली बार था जब इंडिया के टॉप ऑफिशियल डायरेक्ट तालिबान के साथ बातचीत करते हैं। दोनों के बीच कई पॉइंट जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, अफगान रिफ्यूजी के लिए सपोर्ट, इंडिया की सिक्योरिटी, यहां तक कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट टाइज पर भी बात होती है। इस तरह साल 1996 में तालिबान के फर्स्ट टेन्योर से लेकर 2025 तालिबान के सेकेंड टेन्योर तक इंडिया और तालिबान के बीच रिलेशन में काफी कुछ बदलाव आ चुका है। भारत अफगानिस्तान को अपना हिस्टोरिकल पड़ोसी मानता है और काबुल में भी पॉलिटिकल कलर बदल चुका है। ओवरऑल उम्मीद यही है कि यह जुड़ाव फिलहाल अभी जारी रहेगा और आगे यूं ही बढ़ता रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।